आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सिलरी ब्रेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले हमें लिख के दिया गया है कि द एक्सिलरी वेन इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द बेसिलिक वेन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरेस मेजर मसल। तो एक्सिलरी वेन शुरू कहाँ से होती है? ये बेसिलिक वेन का ही आगे का कंटिन्यूएशन है। बेसिलिक वेन जो बाजू की मीडियल साइड पर चलने वाली बड़ी सुपरफिशियल वेन है, जब ये टेरेस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक पहुंचती है, वहाँ इसका नाम बदलकर एक्सिलरी वेन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर पे जहाँ पे एक्सिलर आर्टरी ख़त्म होती है प्लस जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी शुरू होती है, और यहीं पे बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें लिख के दिया है इट रन अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड it runs upward on the medial side of the axillary artery। ठीक है, तो एक्सिलरी वेन एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड पर ऊपर की तरफ चलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आर्टरी के साथ साथ मीडियल साइड पर वेन चलती है, और इस डायग्राम में हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रही बेसिलिक वेन, ये रही एक्सिलरी वेन। ठीक है, आगे ये बढ़ रही है। हमेशा हमें याद रखना है क्या? आर्ट्रीलेटरल वेन मीडियल। ठीक है, आर्ट्रीलेटरल वेन मीडियल एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब इट बिकम्स द सबक्लेवियन वेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबक्लेवियन वेन नज़र आती है। तो ये हमें बोला है कि एक्सिलरी वेन फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर तक पहुँचती है, तो वहाँ इसका नाम बदलकर सबक्लेवियन वेन हो जाता है। तो कंप्लीट जर्नी ये है, बेसिलिक वेन, एक्सिलरी वेन और सबक्लेवियन वेन। बाउंड्रीज क्लियर है। स्टार्ट टेरेस मेजर मसल। ठीक है, टेरेस मेजर मसल उसके लोअर बॉर्डर से एंड फर्स्ट रिब, एंड होती है फर्स्ट रिब आउटर बॉर्डर तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है हमारे पास ब्रेकियल वेन। ठीक है, फॉर्म बाय द वेनी comitants along the radial and ulnar artery। तो ये जो है, ये ट्रिब्यूटरी यानी कि छोटी छोटी वेन जो इसमें मिलती है। तो पहली है ब्रेकियल वेन्स। ये कहाँ से बनती है? तो फोरआर्म में रेडियल और अल्नर आर्टरीज के बिल्कुल साथ साथ चलने वाली वेनी कॉमिटेंटीज मिलकर ब्रेकियल वेन्स बनाती है। सिंपल रूल है एक, आप जो आपको याद रखना है कि हर आर्टरी के साथ साथ एक या दो वेनी कॉमिटेंटीज चलते हैं। उसके बाद हमें लिख के दिया गया है ये ट्रिब्यूटरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एक्सेप्ट दैट ऑफ थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक। तो दूसरी ट्रिब्यूटरी एक्सिलरी आर्टरी की सभी ब्रांचेस के कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स सिवाय के थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक के, मतलब सुपीरियर थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, सबस्कैपुलर, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, इन सभी ब्रांचेस के साथ साथ छोटी छोटी वेन्स चलती हैं जो अंत में एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो जाती है। एक्सेप्शन सिर्फ है थोरैकोएक्रोमियल। ठीक है, उसके बाद तीसरी है सिफेलिक वेन। तीसरी मेजर ट्रिब्यूटरी सिफेलिक वेन। याद करो, सिफेलिक वेन बाजू की लेटरल साइड पर चलने वाली सुपरफिशियल वेन है। ये एक्सिला में पहुंचकर कोस्टोकोराकॉइड मेम्ब्रेन पियर्स करके एक्सिलरी वेन में डायरेक्टली ड्रेन हो जाती है। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि एक्सिलरी वेन लाइज आउटसाइड द एक्सिलरी शीथ विच परमिट्स द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ द एक्सिलरी वेन ड्यूरिंग वेनस रिटर्न। तो ये गोल्डन क्लिनिकल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सिलरी वेन एक्सिलरी शीथ के बाहर रहती है। क्यों? क्योंकि वेनस रिटर्न के दौरान वेन्स को एक्सपैंड करना पड़ता है, और ये शीथ के अंदर होती तो एक्सपांशन नहीं हो पाती। इसीलिए सर्जन्स सेंट्रल लाइन डालते समय एक्सिलरी वेन को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। सेंट्रल लाइन क्या होती है कि जब भी आपको फ्लूइड्स डायरेक्टली डालने हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो सेंट्रल लाइन्स यूज़ की जाती है। वेन्स accompanying branches of the thoracoacromial artery drain directly into the cephalic vein। तो थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी के साथ चलने वाली छोटी छोटी वेन्स डायरेक्टली सिफेलिक वेन में ड्रेन हो जाती है, एक्सिलरी वेन में नहीं। ठीक है, इसीलिए सिफेलिक वेन को डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में अच्छा बल्कि बना देता है। तो आईवी कैन्युला के लिए ये परफेक्ट साइट है। आईवी कैन्युला अगर बोला जाए तो आपका जो वीगो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमें लिख के दिया गया है कि लेटरल thoracic vein of the upper limb is joined to superficial epigastric vein of lower limb by thoracoepigastric vein, enabling blood return to heart in blockage of inferior vena cava। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कोलेटरल सर्कुलेशन का, ठीक है। तो लेटरल थोरेसिक वेन जो कि ऊपर लिम्ब और चेस्ट, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को थोरेको एपिगैस्ट्रिक वेन जोड़ती है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? तो अगर इन्फीरियर वेना कावा ब्लॉक हो जाता है, समझिए, याद करो, इन्फीरियर वेना कावा अगर वो ब्लॉक हो जाए तो लोअर बॉडी का खून अपर बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, हार्ट तक कैसे पहुंच सकता है? तो इस रूट से पहुंच सकता है, ठीक है। ये इमरजेंसी बैकअप सिस्टम होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे हमें ब्लड पहुंचाना, ये हमारा मेन सर्कुलेशन है ना, ये मेन रास्ता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सेकेंडरी रास्ता भी है, ठीक है। यहाँ पे या तो एब्सेंट होता है खून या फिर बहुत कम मात्रा में होता है। तो अगर ये मेन हाईवे पे अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर खून कैसे पहुँचेगा? तो अगर मेन हाईवे पे ही ब्लॉकअप है तो फिर यहाँ इस रास्ते से खून जाएगा, है ना, सेकेंडरी रास्ते से। तो ये रास्ता जनरली वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो अगर ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है ना, तो फिर ये रास्ता धीरे धीरे काम में आ सकता है। लेकिन अगर ओवरनाइट कुछ हो चुका है, ठीक है, या फिर बहुत ही सडन चेंजेस हुए हैं और सडन बिल्डअप की वजह से यहाँ पे मेन रास्ते पे ब्लॉकअप हुआ है, तो फिर ये न्यू एंजियोजेनेसिस होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो ये पेट के ऊपर आपको नसें फूलती हुई दिख सकती हैं, और वो डॉक्टर देख के बता सकता है, यार आप खुद देख के बता सकते हो कि भाई इसका रीज़न है कि भाई आपको खून मेन रास्ते से नहीं जा रहा, ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। और एक और ये इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो फिर ये रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि प्राइमरी रास्ते के अलावा आपका सेकेंडरी रास्ता भी अच्छे से डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ लिख के दिया है कि एक्सिलरी वेन इज़ फाउंड बाय द यूनियन ऑफ बेसिलिक वेन एंड ब्रेकियल वेन। तो लास्ट में ओल्ड कॉन्सेप्ट, पहले लोग सोचते थे कि एक्सिलरी वेन बेसिलिक प्लस ब्रेकियल वेन्स मिलने से बनती है, लेकिन अब मॉडर्न एनाटॉमी हमें ये कहती है कि बेसिलिक वेन का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन, ठीक है ना, ये जो है वो बेसिलिक वेन का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन एक्सिलरी वेन। तो एग्जाम में अगर आपको वो ये ट्रिक क्वेश्चन पूछता है तो आप इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर स्कैटर इन द फाइब्रोफैटी टिश्यू ऑफ द एक्सिला। मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ मिलते हैं? तो ये एक्सिला के फाइब्रोफैटी टिश्यू में यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं, यानी बगल के फैट और फाइब्रस टिश्यू के बीच में छोटे छोटे नोड्स फैले हुए हैं। डाइसेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको एक जगह नहीं बल्कि पूरे एक्सिला में आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दे आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। ये 5 ग्रुप में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर मैं आपको ग्रुप ही दिखा देता हूँ और फिर टॉपिक से डिस्कस करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले है हमारे पास एंटीरियर या फिर पेक्टोरल ग्रुप, ठीक है। तो ये एंटीरियर या फिर पेक्टोरल ग्रुप के बारे में लिखा है कि लाइज अलॉन्ग द लेटरल थोरेसिक वेसल्स, फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर। मतलब पहला ग्रुप एंटीरियर या पेक्टोरल ग्रुप ये कहाँ मिलता है? ये लेटरल थोरेसिक वेसल के साथ साथ, यानी पेक्टोरालिस माइनर के लोअर बॉर्डर के अलॉन्ग। तो लोकेशन क्लियर है, पेक्टोरालिस माइनर के नीचे का किनारा पकड़ो, वहाँ आपको एंटीरियर नोड्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमें लिखा है दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक एंड फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। मतलब ये एंटीरियर नोड किसका लिम्फ लेते हैं? ट्रंक के एंटीरियर वॉल का अपर हाफ, ब्रेस्ट का मेजर पार्ट, खासकर लेटरल और अपर क्वाड्रेंट्स। तो ब्रेस्ट कैंसर में पहले यही नोड्स एनलार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास पोस्टीरियर या फिर स्कैपुलर ग्रुप लाइज अलॉन्ग द सबस्कैपुलर वेसल्स ऑन द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो दूसरा ग्रुप पोस्टीरियर या स्कैपुलर ग्रुप है। लोकेशन इसका इजी है, सबस्कैपुलर वेसल के साथ जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स लैटिसिमस डॉर्सी प्लस टेरेस मेजर, याद रखो ऊपर चलते हैं, यानी पीठ की तरफ, और सबस्कैपुलरिस के साथ साथ नोड्स प्रेजेंट है। आगे लिखा है दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर हाफ ऑफ द ट्रंक एंड फ्रॉम द एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये जो नोड्स है वो बैक का लिम्फ लेते हैं, अपर हाफ ट्रंक का पोस्टीरियर वॉल
प्लस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट का एक्सिलरी टेल, यही वो टेल ऑफ स्पेंस है जो ब्रेस्ट का बगल में एक्सटेंशन होती है, ठीक है। लेटरल ग्रुप लाइज अलॉन्ग द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस मीडियल टू द एक्सिलरी वेन। तो तीसरा लेटरल ग्रुप लोकेशन अपर ह्यूमरस के साथ एक्सिलरी वेन के मीडियल साइड पर, तो आम की हड्डी के पास वेन के अंदर की तरफ। दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्फ, तो ईजी है, सिंपल ड्रेनेज है, अपर लिम्फ का सारा लिम्फ यहीं आता है। चौथा है सेंट्रल ग्रुप लाइज इन द फैट ऑफ द अपर एक्सिला। तो चौथा सेंट्रल ग्रुप लोकेशन सबसे आसान अपर एक्सिला की फैट में, यानी बगल के ऊपरी हिस्से के फैट में सेंट्रल नोड्स। दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द प्रीसीडिंग ग्रुप्स एंड ड्रेन इनटू एपिकल ग्रुप। मतलब ये है कि ये सेंट्रल नोड्स पहले तीनों ग्रुप से लिम्फ लेते हैं और फिर एपिकल ग्रुप में ड्रेन करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन की तरह। दे रिसीव सम डायरेक्ट वेसल्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द एक्सिला, तो प्लस एक्सिला के फ्लोर से भी ये डायरेक्टली लिम्फ वेसल्स आते हैं। पांचवा है एपिकल या फिर इंफ्रा क्लेविकुलर ग्रुप लाइज डीप टू द क्लेविकुलर फेशिया अलोंग द एक्सिलरी वेसल्स। तो पांचवा एपिकल या फिर इंफ्रा क्लेविकुलर ग्रुप, लोकेशन इजी है क्लेविकुलर फेशिया के डीप एक्सिलरी वेसल्स के साथ, यानी सबसे ऊपर क्लेविकल के नीचे। दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द सेंट्रल ग्रुप फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एंड फ्रॉम द थंब एंड इट्स वेब। ड्रेनेज एरिया इसका क्या है, सेंट्रल ग्रुप से ब्रेस्ट का अपर पार्ट, थंब और उसके वेब स्पेस, अंगूठे के चारों ओर की सूट, ठीक है। द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द थंब अकम्पनी द सिफेलिक वेन। इंपॉर्टेंट डिटेल है काफ़ी, थंब का लिम्फ सिफेलिक वेन के साथ चलता है और एपिकल नोड्स तक पहुंचता है। एंटीरियर एंड सेंट्रल ग्रुप्स ऑफ नोड्स आर ऑफन इन्वॉल्व इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। क्लिनिकल गोल्डन पॉइंट है ये। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में एंटीरियर और सेंट्रल ग्रुप्स सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है, इसीलिए क्लिनिकल एग्जाम में पैल्पेशन का सीक्वेंस यही होता है, एंटीरियर, सेंट्रल, एपिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ। तो एक्सिलरी लिम्फ एडेनोपैथी, तो सबसे पहले समझिए एक्सिलरी लिम्फ एडेनोपैथी क्या है, यानी बगल के लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट। ये नोड्स सिर्फ अपर लिम्फ का लिम्फ ही नहीं लेते, बल्कि ब्रेस्ट से एंटीरियर बॉडी वॉल और पोस्टीरियर बॉडी वॉल, और ये सारा एरिया अम्बिलिकस के ऊपर, आपकी नाभि जो है उसके ऊपर का है। तो अगर इन एरिया में कोई इन्फेक्शन या कैंसर हो जाए तो एक्सिलरी नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। इस फिगर में हम देख सकते हैं, देख लिया, चलो। तो क्लियर कंक्लूजन ये है कि इन सब एरिया यानी कि अपर लिम्ब, ब्रेस्ट, अम्बिलिकस के ऊपर का ट्रंक में कोई भी इन्फेक्शन या मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाए तो एक्सिलरी लिम्फ एडेनोपैथी हो जाएगी। यही रीज़न है क्लिनिकल एग्जाम में हमेशा एक्सिला को ही हम पैल्पेट करते हैं। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों हाथों से पैल्पेशन। क्यों? क्योंकि एक्सिला डीप स्ट्रक्चर है, एक हैंड से प्रॉपरली फील नहीं होता। तो इसकी टेक्निक सिंपल है, लेफ़्ट जो हमारा लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट एक्सिला है, उसको हम राइट हैंड से पैल्पेट करते हैं और राइट एक्सिला को लेफ़्ट हैंड से पैल्पेट कर रहा होता है। तो पेशेंट है अगर आपके पास, तो पेशेंट को थोड़ा साइड में झुकवाई और एग्जामिनर ऑपोजिट हैंड यूज़ करें, ठीक है, तो परफेक्ट एक्सेस मिलता है। एक्सिलरी एब्सेस का ट्रीटमेंट, इसे इंसाइज करना होता है यानी चीरा लगाना होता है। कहाँ पे चीरा लगाओगे अगर पस हो चुका है तो एक्सिला के फ्लोर के ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स के बीच में एग्जैक्टली मिडल और मीडियल वॉल के थोड़ा क्लोज। क्यों? ताकि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल वॉल पर चलने वाली मेन वेसल्स, आर्टरी, वेन, नर्व्स को इंजरी ना हो। परफेक्ट सर्जिकल एनाटॉमिकल पॉइंट है ये, आपको याद रखना है, ठीक है। एक और गोल्डन क्लिनिकल पर्ल है आपका कि एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस यानी कि ब्रेस्ट का बगल में घुसा हुआ हिस्सा एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसीलिए एक्सिलरी टेल में कैंसर हो जाए तो वो एनलार्ज लिम्फ नोड जैसा फील हो सकता है। और मिसडायग्नोसिस का ये क्लासिक एग्जाम्पल है, इसीलिए हमेशा ब्रेस्ट एग्जाम करते समय एक्सिला को भी चेक करना होता है। सेंट्रल ग्रुप नोड्स का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व के बिल्कुल क्लोज, ठीक है। ये नर्व T2 से आती है और मिडिल आर्म की स्किन को सेंसेशन देती है, इसीलिए अगर सेंट्रल नोड्स एनलार्ज हो जाए तो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कंप्रेस होकर मीडियल आर्म के इनर बॉर्डर पर पेन प्रोड्यूस कर सकता है। और पोस्ट मैस्टेक्टोमी पेन सिंड्रोम में यही मैकेनिज्म है।
एक्सिलरी एब्सेस कैसे बनता है, पस कैसे बनता है, तो एनलार्ज और इन्फेक्टेड एक्सिलरी नोड्स में पस फॉर्मेशन हो जाए। कॉमन कॉजेज इसके रहते हैं अनट्रीटेड इन्फेक्शन, टीबी, मेलिग्नेंसी, ठीक है। अगर मैं आपको ड्रेनेज का एग्जैक्ट टेक्निक बताऊँ तो वो क्या है, तो वो है इंसाइजन लोकेशन है एक्सिला के फ्लोर पर, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी फ्लोर के बीच मिडल में और मीडियन वॉल के नीचे, ठीक है। सेफ जोन चुनने का रीज़न क्या है, मेजर वेसल्स और नर्व्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लिनिकल पॉइंट्स जो अपने को याद रखना है, एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी इज इक्वल टू, याद रखना है एम्बिलिकस के ऊपर का सारा हिस्सा, ठीक है। बाय मैनुअल पैल्पेशन, अपोजिट हैंड को यूज़ करना है। एब्सेस ड्रेनेज, फ्लोर के ऊपर फोल्ड्स के बीच में मीडियल वॉल के क्लोज आपको कट लगाना है। टेलर स्पेंस एंटीरियर नोड्स के कांटेक्ट में है, मिस डायग्नोसिस का रिस्क हाई रहता है। सेंट्रल नोड्स, तो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कंप्रेशन, जिससे मीडियल आर्म में पेन हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको सारे क्लिनिकल पॉइंट्स के साथ बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइनल नर्व का बेसिक पढ़ के ब्रैक्टल प्लेक्सिस को पढ़ेंगे।